से बहुत इश्यूज होंगे। पहली बात तो आपको अपना माइंडसेट 2 बार चेंज करना पड़ेगा। अभी आप प्रीलिम्स के माइंडसेट में थे, फिर आप मेंस के माइंडसेट में आओगे, फिर मेंस से आप प्रीलिम्स के माइंडसेट में आओगे, और 20 दिन के टाइम में आप इतना नहीं कर सकते। जिन लोगों ने अभी कोर्स कंप्लीट किया है बट स्टिल दे आर स्टक बिटवीन 60 70 80 मार्क्स, दिस इज अ जो अभी 21 डेज जो उनको एक्स्ट्रा मिले हैं, दिस इज अ बून फॉर देम कि कैसे दे कैन फाइंड द lacunas and how they can use PYQs, how they can revise more in a more structured manner. And believe me, it does wonders. Like in first attempt when I gave my mains, I scored only 81 marks in GS1. But I worked on these things like मैंने prelims और mains को जब link किया अपने second mains में, ज्योग्राफी के नोट्स मैंने prelims के टाइम पे जो है वो GS1 को काफी अच्छे से किया, एंड आई इंक्रीज माई मार्क्स बाई अराउंड 24। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो मेरे 105 मार्क्स थे GS1 में। तो इस टाइप के जो कंक्लूजन होते हैं, दे विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एज, हाफ मार्क्स का एज देते हैं। तो ये इस तरीके से आपको जो है ना वो लक्ष्मीकांत कवर करनी है कि आपका प्रीलिम्स के लिए तो होगी वो, बट मेंस में भी इट विल गिव यू एन एज ऑफ। तो जो ये जो केसेस होते हैं ना, तो ये प्रीलिम्स में भी आपको हेल्प करते हैं। लाइक प्रीलिम्स में ये कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जुडिशरी हैज नेवर टेकन दिस स्टेप, बट अगर आपको एग्जांपल पता है कि अच्छा ये तो मैंने मेंस के नोट्स में देखा था कि अच्छा मैं ये एक बार ऐसा हुआ है, तो you will be able to eliminate that option. Well, hello dear students, I am Zishan Hashmi, Senior Program Lead at Civils Daily, and today I have with me Divyank Gupta, IPS CAC 2022. Guys, UPSC has recently postponed the UPSC Prelims 2024 exam, and it has been on expected lines for some, while it has been a reason of shock for some. There are many questions going on in students' minds. So, for example, what about mains? Will the mains be postponed? How do we manage the time between prelims and mains if the mains is not postponed? How do we make use of the additional time before prelims that we have got all of a sudden? What about the competition from the interview candidates who will be giving the prelims exam after the result, and so on? So Divyank will be shedding light on all these questions that are going on in students' minds, and he'll also be briefly shedding light on the strategy that one needs to follow given the fact that we have additional time at our disposal before prelims. So Divyank, please share your perspective on all the various facets that we had first discussed on phone, and you also have those on your slide. Yes, sir. So we all know that from 26th May now the date has been shifted to 16th of June, which is roughly around 21 days. So people, especially जो first attempt or second attempt होंगे, they might feel that 21 days का time बहुत है and they can cover a lot of mains in that time. But I will tell you कि जो 20-21 दिन होते हैं ना, they fly very quickly, पता भी नहीं चलेगा, और वो 20-21 दिन आपके बड़ी तेजी से निकलेंगे। एंड जो आपकी अभी काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि they can prepare for mains for some time so that they can have an edge. I will like to address those things in this session. तो पहला जो एक डाउट है लोगों के माइंड में कि मेंस आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो इसका आंसर तो यूपीएससी बताएगी, नो वन नोस फॉर श्योर। बट जो मेरी एनालिसिस है वो ये है कि अभी इवन अगर मेंस सेम डेट पे भी होता है जो पहले यूपीएससी ने डेट दी थी, तो भी अराउंड 95 डेज का टाइम जो है वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में है। एंड यूपीएससी ने पहले लाइक इन 2021 के टाइम पे ऐसा किया हुआ है कि उसने जो है वो लेस देन 90 डेज के अंदर ही जो है वो मेंस कंडक्ट करवा दिया है। तो इट कैन डू दिस थिंग अगेन। सो इन यूपीएससी में हमेशा एक चीज फॉलो होती है कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग कि हो सकता है मेंस में आपको टाइम एडिशनल टाइम ना मिले, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बाकी इससे एक इम्प्लीकेशन जो और पड़ेगा वो ये होगा कि जो अभी इंटरव्यू देने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ जनरली ऐसा होता था कि जैसे इंटरव्यू का रिजल्ट आता था, फाइनल रिजल्ट आता था, मेंस जो है वो जो अगला प्रीलिम्स होता था, इट वाज इन लेस देन अ वीक, लाइक 3 दिन के टाइम में, 4 दिन के टाइम में जो है वो आपका नेक्स्ट एग्जाम होता था। तो मैनी ऑफ द पीपल हु यूज्ड टू, जो जिनकी रैंक आ जाती है या जो इंटरव्यू तक गए, दे यूज्ड टू दे फेल्ड इन प्रीलिम्स, और इसकी वजह से जो लोग फर्स्ट अटेम्प्टर थे या सेकंड अटेम्प्टर थे उनको एज मिलता था। बट नाउ सिंस अब रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि पीपल आर सेइंग कि अराउंड 12 अप्रैल के आसपास
रिजल्ट आना चाहिए, विच मीन्स कि 2 महीने से ज्यादा टाइम उनके पास होगा। इसका मतलब है कि अराउंड मोर देन 2,500 जो लोग हैं, अराउंड 2,800 लोग हैं, वो लोग वापस से जो है वो देने वाले हैं जो आईएएस नहीं बनेंगे। एंड व्हेन दे विल गिव एग्जाम, आपके चांसेस जो है वो और ज्यादा ब्लीक हो जाएंगे, बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड। तो वो आपको अच्छा कम्पीट करेंगे। तो इफ यू लूज फोकस इन दैट टाइम, तो आपके लिए काफी जो है वो दिक्कत होने वाली है। तो नाउ अब हम लोग फोकस करते हैं कि किस इंसान को, किस बंदे को जो अलग अलग स्टेज में है, उसको क्या करना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्टर वाले बंदे हो, लाइक या आप ऐसे बंदे हो जिसका प्रीलिम्स एक बार भी नहीं निकला है, तो आई आई विल से कि आपको जो है ना इसको यूज करना चाहिए टू इंश्योर कि आपका प्रीलिम्स हर हाल में निकले। यूज दोस 21 days टू फाइंड आउट ऑल द लैक्यूनास व्हिच वर देयर इन योर प्रिपरेशन, जो आपको अभी तक पता चले होंगे, एंड वर्क ऑन देम। फिर जो है वो आप ज्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो। आप जो है वो कुछ नई आपको बुक पढ़नी है, आप वो पढ़ सकते हो, जो आपको अभी तक लग रहा था कि यू विल हैव टू स्किप दैट बिकॉज यू आर हैविंग लेस टाइम। तो जिन लोगों के टेस्ट सीरीज में अराउंड 60-70 लेस देन 80 मार्क्स आ रहे थे, दे शुड नॉट लूज फोकस ऑन प्रीलिम्स की एंड रादर स्टार्ट फोकसिंग ऑन मेंस, बट दे शुड find out the loopholes and work on that. That is the best thing I will advise for people who have not been able to clear prelims even once. तो बिकॉज उससे बहुत इश्यूज होंगे। पहली बात तो आपको अपना माइंडसेट 2 बार चेंज करना पड़ेगा। अभी आप प्रीलिम्स के माइंडसेट में थे, फिर आप मेंस के माइंडसेट में आओगे, फिर मेंस से आप प्रीलिम्स के माइंडसेट में आओगे, और 20 दिन के टाइम में आप इतना नहीं कर सकते। आई हैव गिवन लाइक दिस इज माय 4 अटेम्प्ट्स किए मैंने यूपीएससी में, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, स्पेशली अगर आपने प्रीलिम्स नहीं निकाला हुआ एक बार भी। तो सो डोंट डू दैट। सेकेंडली ये कि इवन अगर आपने सोचा कि 20 दिन में 10 दिन भी आप मेंस में दे दोगे, तो आपकी एफिशिएंसी बहुत कम होगी। आप जो है वो 10 दिन, जो काम आप बाद में प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 5 दिन में करने वाले होगे, वो आप 10 दिन में यहाँ पे करोगे। प्लस यू विल गिव एन एज टू अदर कैंडिडेट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, तो वहां पे आपका जो है वो नुकसान होगा। सो जिनका, अगेन आई एम सेइंग, जिन्होंने अभी एक बार भी प्रीलिम्स नहीं निकाला हुआ है एंड दे फील कि दे नीड टाइम, यूज दैट टाइम। आप मेंस पे मेंस को आप बाद में भी कर सकते हो। मेंस लिखने के लिए आपको पहले प्रीलिम्स निकालना पड़ता है। सो एंश्योर दैट यू क्लियर प्रीलिम्स। नेक्स्ट स्लाइड सर। एंड सो ये पहले टाइप के कैंडिडेट्स थे। सेकंड कैंडिडेट्स वो हैं जिन्होंने प्रीलिम्स एक बार निकाला हुआ है, या प्रीलिम्स जो है वो उन्होंने, और दे आर मास्टर ऑफ प्रीलिम्स, या एक उनका एक्सपीरियंस है कैसे निकाला जाता है। या फिर ऐसे लोग हैं जिनके अभी मॉक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, लाइक दे वर गेटिंग अराउंड 100 या 100 से ऊपर वाले मार्क्स जो है वो उनके बन रहे थे। इफ दीज आर द पीपल जिनको जिनको ट्रस्ट है, बिकॉज नाउ देर आर अराउंड 3 महीने का या 2.5 मंथ्स का जो है वो अभी टाइम है, सो दे कैन गिव डिवोट सम ऑफ द टाइम अलोंग साइड प्रीलिम्स। वो मैं बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो, बट उसके लिए जो मैंने डिस्क्लेमर दिया है कि पीपल हु हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स और पीपल हु हैव स्कोर्ड मोर देन 100 ओनली, ये उसके लिए, उन्हीं के लिए स्ट्रेटेजी है। जिनके 80 से कम है या जिन्होंने अभी तक एक बार भी प्रीलिम्स से निकाला है, प्लीज फोकस ऑन प्रीलिम्स अलोन। सो नेक्स्ट वी विल टेल यू कि कैसे आप प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेट कर सकते हो ड्यूरिंग दिस टाइम। Okay, Divyank, you have shared a few screenshots, slides with me where you Yes. are going to show how one needs to go for integrated preparation of prelims and mains, especially with the areas that are common for both prelims and mains. Also, when we had this call, you had emphasized on honing your paper solving skills. I think this is applicable to both freshers who are giving the prelim for the first time or who have failed prelims earlier. Equally, it is applicable to other people who have completed their syllabus, have gone for multiple revisions, still are stuck somewhere around a saturation point of 70 to 80 marks. So let's have a look on the slides that you have shared as to how one needs to go for integrated preparation, and after that we'll see how do one hone their paper solving skills to increase their score if they are stuck even after doing multiple revisions. Yes, sir. Okay. And also at the end, we'll be speaking about the Dominate Prelims Final Batch, where you'll not only be saying things, ye kar lo, wo kar lo, but you will make students do. You'll hold them accountable और करवा कर लोगे उनसे इन एक्स्ट्रा दिनों में integrated preparation भी और paper solving approach भी. Fine. Yes. Let's come to the first slide that you have shared. So this is how we can link mains and prelims. जो अभी का टाइम आपको मिला है, एडिशनल टाइम, for people who are comfortable with prelims,
this right now. तो इसमें जैसे आप देखोगे कि you can link GS1 with prelims very well, especially if you look at modern history. तो modern history में जब आप spectrum में जाओगे, so you can have a lot, you can see a lot of data which is given, a lot of comments which are made by astound people कि बिपिन चंद्रा ने ये comment किया था when this event happened, when moderates and extremists के केस में जो है वो बिपिन चंद्रपाल ने ऐसा comment किया था. So these are some things which you can जिनका आप separately notes बना सकते हो, and these notes will actually help you in enriching your answer when you will be writing GS1. And believe me, it does wonders. Like in first attempt when I gave my mains, I scored only 81 marks in GS1. But I worked on these things like मैंने prelims और mains को जब link किया अपने second mains में, geography के notes मैंने prelims के time पे जो है वो GS1 को काफी अच्छे से किया, and I increased my marks by around 24. So next attempt में जो है वो मेरे 105 marks थे GS1 में, which are good marks in GS1. तो ये जैसे एक एग्जांपल है कि स्पेक्ट्रम में लिखा होता है कि एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर पीजेंट कैसे हुआ. तो इसमें एक कमेंट थी कि जॉन शोर ने बोला था कि मैन हु वाज द मैन बिहाइंड परमानेंट सेटलमेंट, ही सेड दैट इफ अगर 100 रुपए जो है वो रेवेन्यू बंगाल का होता है, प्रोड्यूस होता है, गवर्नमेंट क्लेम्स 45, जमींदार क्लेम्स 15 एंड 14 रिमेन्स विद पीजेंट्स विद पेसेंट्स. सो इफ यू हैव दिस डेटा, तो आप बस ऐसे फालतू स्टेटमेंट्स, जनरल स्टेटमेंट अपने आंसर्स में नहीं लिखेंगे. यू कैन एक्चुअली say that John said this. अगर आपको थोड़ा और एज लेनी है तो जो मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, पाई चार्ट बनाया हुआ है, you can make this as well. So this adds value to your content. मैं कोर्स में जो है वो अपने नोट्स भी शेयर कर दूंगा, फुल नोट्स शेयर कर दूंगा. यहाँ पे मैं आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया. So this is one thing how you can enrich your answer and you can link prelims and mains during this time. मैं आगे भी आपको और एग्जांपल दूंगा. This is quite interesting to note, Divyang, that this strategy helped you boost your score from 24 marks by 24 marks. If from and not 80... only in GS1, even in GS2 I increased my marks by 22. So वहाँ पे भी जो है वो because मैंने लक्ष्मीकांत के notes जो है वो काफी films के time पे mains point of view से बनाए थे. तो I was able to revise Lakshmikant before mains, and also I was able to use some of the good comments और जो अच्छा content is given at the back of Lakshmikant. Every chapter के end में जो है वो दिया होता है. So I was able to use that to boost my score. Okay, so we can safely say that this is a time-tested strategy where you were able to enhance your score by employing an integrated preparation approach, integrated preparation between prelims and main areas, especially the areas that converge between prelims and mains. Quickly, yes, we can do the next slide. Yes, Divyang. Yeah, so again, this is like at the PYQs, so you will see a lot of questions on the similar line in modern history. 10 साल के आप उठाओगे तो उसमें you will get an opportunity to use such data. तो जैसे इसमें I don't know आपको कितना clarity के साथ दिख रहा होगा because handwritten notes हैं, but you can see कि मैंने लिखा हुआ है कि like export of the British cotton good to East increased from 156 euro in 1794 to 6 million euros in 1856. तो ऐसे करके जब आप लिखोगे ना इतने नंबर्स में इन मॉडर्न हिस्ट्री, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. उसका बहुत अलग से इम्पैक्ट लिखेगा बिकॉज पीपल डोंट हैव यूज फैक्ट्स इन हिस्ट्री आंसर्स, बट इफ यू आर यूजिंग इट, इट शोज कि आपके पास जो है ना वो कॉन्क्रीट नॉलेज है, यू नो द स्पेसिफिक थिंग व्हाट हैज बीन आस्क्ड, तो उससे बहुत ज्यादा आपको एज मिलेगी. ऐसे ही नेक्स्ट जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यू कैन सी कि आरसी दत्त ने जो है वो अपनी बुक में इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा था कि दिस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ 1862 ने डिस्कवर किया था कि इंडियन की कैसे जो है वो हम लोग इंडियन मैन्युफैक्चरर को ब्रिटिश से रिप्लेस कर सकते हैं. सो व्हेन यू राइट such थिंग्स इन योर आंसर्स इन GS1, यू विल गेट एन एज. और वो आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच में करने का टाइम उतना ज्यादा नहीं मिलेगा. इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ प्रिपरेशन यू हैव डन फॉर मेंस, बट since now you have some time, especially for people who are well versed with prelims, who have cleared prelims, they can do this thing. They can use this time to increase their marks in GS1 by 10 marks, 15 marks, जो भी जैसे भी बढ़े. So this is another way. आगे भी और slides हैं which will tell you more about it. Plus this doesn't appear to take a lot of your time. अलग से कुछ मेहनत करने की इसमें जरूरत नहीं हो रही है. और इसी लाइंस पर प्रीलिम्स में भी सवाल आते हैं. फॉर एग्जांपल आरसी दत्त पर मल्टीपल सवाल यूपीएससी ने पूछ रखे हैं प्रीलिम्स में. तो ये लाइक विन-विन स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स और मेंस का साथ में ही हम कर रहे हैं. व्हेन यू स्टार्ट विद मेंस यू कैन जस्ट ब्रश अप दीस नोट्स. यस, डेफिनेटली. तो अगेन लाइक इसमें ये पिन पॉइंटेड आंसर है. ये मैंने जो नोट्स बनाए हैं व्हिच आई विल शेयर आल्सो,
उसमें मैंने पीवाईक्यूज उठाए थे फ्रॉम 1986, और मैंने जो प्रेडिक्टेबल थीम्स उसके ऊपर जो है वो स्पेक्ट्रम से एक आंसर्स अपने खुद बना लिए थे, एक फ्रेमवर्क टाइप का बना लिया था। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन कॉमन है कि डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसन इंडस्ट्रीज, तो उसमें जो है वो पहले अलग अलग चीजें थी कि वन वे ट्रेड था, तो मैंने 1813 चार्टर एक्ट ने ये किया। देन उसके बाद जो है वो फिर इंडिया के प्रोडक्ट्स को डिफिकल्टी होती थी, उनका टैरिफ जो है वो 80% था। देन जो मैंने एक फैक्ट दिया था कि ब्रिटिश के जो इम्पोर्ट्स थे टू ईस्ट, वो 156 यूरो से 6.5 मिलियन पहुंच गए थे विद इन अ स्पैन ऑफ 50 ईयर्स। तो दीज थिंग्स आपको स्पेक्ट्रम में जो है ना वो पिन पॉइंटेड मिलेंगी, बट यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइज दैट जस्ट बिफोर मेंस एग्जाम, क्योंकि इतना लोड होता है मेंस के टाइम पे कि आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि आप जाके बुक उठाओ और देखो। तो यू कैन डू दैट नाउ। मेरे नोट्स विल गिव यू एन आइडिया, बट आपको जो है वो खुद से भी ये करना चाहिए राइट नाउ इफ यू हैव सम टाइम। ऑलराइट। अगेन सर, ये वही है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज का डेटा कैसे आप लिख सकते हो, कि अगर पूछा है कि इंडस्ट्री कैसे डिक्लाइन हुई, सो यू कैन टॉक अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यू कैन टॉक अबाउट शिप इंडस्ट्री, कि शिप्स को कैसे वो डिफिकल्टी होती थी, कि उन्होंने लगा रखा था कि जो इंडियन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो 300 टन के नीचे वाला जो है वो नहीं कर सकते, दे विल हैव टू डू ट्रेड इन मेक शिप्स व्हिच आर मोर देन व्हिच कैन कैरी मोर देन 300 शिप्स। तो बड़े वो बना नहीं सकते थे, और छोटे वाले में उनको जो है वो परमिशन थी नहीं। सो दैट इज हाउ द शिप इंडस्ट्री केम डाउन, कैसे क्रिपल हुई। सो दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ दैट। Okay, so you are going to discuss this more elaborately as part of your live sessions with the students. यस सर, आई विल शेयर देम द नोट्स, आई विल आल्सो गिव देम आइडिया कि कैसे जो है वो नोट्स और मेंस फिल्म्स से लिंक करके मेंस के नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। बाकी दे विल हैव टू वर्क ऑन देयर ओन आल्सो, बट माय नोट्स आर क्वाइट गुड, मतलब इस एस्पेक्ट में काफी अच्छे हैं वो। All right, all right. Yeah. Yes. ये उसी का कंटिन्यूएशन है सर। बस मैंने लोगों को प्रेजेंटेशन समझ में आया उसके लिए मैंने दिया था कि शिफ्ट के बाद स्टील इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कैसे डिक्लाइन हुई। So this is an expansion of that. Here I can see a very interesting thing. At the end, you have underlined this thing. First cotton textile mill was set up in 1853 in Bombay. Prelims mein there is very high likelihood of UPSC asking questions on these lines, and this is equally an important input for your mains. अगर इन लाइन Yes, sir. इन इस लाइन पर क्वेश्चन आता है, you can use this fact. It's a very objective fact that you can use, which adds value to your mains answer. प्लस प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पर तैयार हो रहा है, राइट? एग्जैक्टली सर। एंड मेंस के आंसर में भी जो स्पेसिफिक कंटेंट आप ऐड करते हो, जो वैल्यू एडिशन की बात करते हैं टॉपर्स, वो यही होता है एक्चुअली जो प्रीलिम्स के। बट इशू ये आता है कि हम लोग प्रीलिम्स के टाइम पे GS1 बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बिकॉज उसका उसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। बट जब मेंस का एग्जाम आता है तब हम लोग के पास टाइम ही नहीं होता है कि GS1 को जो है वो उठा के हम ज्योग्राफी रिवाइज करें, मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर रिवाइज कर लें। लोगों को लगता है कि जो प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ लिया था वही उतना ही जो है वो उसी नॉलेज से दे विल बी एबल टू राइट आंसर्स, एंड दैट इज व्हाई देयर स्कोर कम्स डाउन। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यू हैव टू आप पहले से जो है ना वो ऐसे जो फैक्ट्स हैं, जो ऐसे अच्छे कमेंट्स हैं, या कुछ ऐसे अच्छी चीजें आपको स्पेक्ट्रम में मिली हैं या किसी भी बुक में मिली है, यू नोट इट डाउन सो दैट यू डोंट हैव टू गो थ्रू होल बुक जस्ट बिफोर द एग्जाम, क्योंकि टाइम ही नहीं होगा। तो आप जो है वो पहले से करके रख सकते हैं, देन यू कैन रिवाइज इट वेरी क्विकली एंड ब्रिंग इट इन योर आंसर। टाइम भी नहीं होता और उस मेंटालिटी में भी हम लोग नहीं होते। मेंस के पहले बस रिवीजन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर ही ज्यादा एम्फोसिस होता है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली वो शो होता है। ओके, दिस स्लाइड का कंटिन्यूएशन, उसी का एक्सपेंशन, उसी का जो है वो कंटिन्यूएशन है ये बस। Okay, here I can see regional disparities, lack of sufficient technical manpower. ठीक है, broader context प्रॉब्लम। तो वो एक आंसर रेडी किया हुआ है बेसिकली, जो बड़े बड़े जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं ना यूपीएससी में हिस्ट्री को लेके, वो आंसर्स रेडी किए हुए हैं मैंने। तो उस हिसाब से मैंने फ्रेमवर्क बनाया हुआ था, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री इज फिक्स ना, मतलब उनको इंडिपेंडेंस तक का पूछना है, और इंडिपेंडेंस तक का पूछना है तो वो अब नया तो कुछ बना के नहीं ला सकते, उसमें घुमा फिरा के वो सेम ही चीज पूछेंगे। इफ यू सी क्वेश्चंस फ्रॉम 1986 से अभी तक के, तो उसमें बहुत सारे कॉमन थीम्स निकल के आएंगे। कि पहला होगा कि मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट वाला एक क्वेश्चन उनका बहुत कॉमन है। दूसरा उनका क्वेश्चन होगा कि एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुआ इंडस्ट्रीज का, आर्टिसंस का, ये सब करके। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि पार्टीशन जो है वो कांग्रेस की वजह से हुआ या फिर जो है वो ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ। सो व्हेन यू आर एबल टू सी दीज क्वेश्चंस, जब आप पैटर्न प्रेडिक्ट कर लोगे ना, आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो गए, एंड यू विल बी एबल टू राइट मच बेटर आंसर।
एंड इसका एडवांटेज एक ये भी होता है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो पहले पढ़ते हैं, लाइक दे विल बी क्वेश्चन नंबर 1 2, और इन 15 मार्कर्स दे विल बी क्वेश्चन नंबर 12 13 ऐसे करके होंगे। तो उससे ये होता है कि अगर आपने पहले से अच्छा इंप्रेशन बना दिया ना पेपर चेकर का, तो उससे वो बंदा जो है वो आपसे इम्प्रेस होके आगे वाले क्वेश्चंस में भी हो सकता है ही माइट गिव यू हाफ मार्क्स मोर 1 मार्क्स मोर, थोड़ा लीवे, डिपेंडिंग ऑन। थोड़ा कंसेशन मिल जाए क्या? हाँ, तो वहां भी उसका एज आपको दिखेगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो है ना पहले से ऐसी चीजें करके रखो। ओके, ये पॉइंट मुझे काफी सिमिलर लग रहा है। 2023 में एक एमसीक्यू, एक पीवाईक्यू था कि सम मेनी इंडियन कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज हैव टेकन बेनिफिट ऑफ सम XYZ लॉ। सिमिलर लाइंस पे यहाँ पर नो तुमने अंडरलाइन कर रखा है कि इवन द इंडियन इंडस्ट्री सफर्ड फ्रॉम मेनी handicaps like credit problem, no tariff regulation by government, unequal competition from foreign companies, etc. इस लाइन पर यूपीएससी क्वेश्चन बना रही है, be it from contemporary context, be it historical context. Again, an example कि यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड प्रेप किस तरह से हो रहा है. फाइन, नेक्स्ट स्लाइड. ये सर एक्चुअली पॉलिटी का है, तो इसमें जैसे इसमें भी अगेन मैंने लक्ष्मीकांत से काफी नोट्स बनाए हुए थे। उससे उससे काफी फायदा होता है, लाइक जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है अभी आज के टाइम पे, तो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दैट। तो जुडिशियल एक्टिविज्म पे अगर क्वेश्चन आता है तो यू शुड बी अवेयर कि उसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसा नहीं कि आपने अपनी लैंग्वेज में लिख दी, दैट इज वन थिंग। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म कब जस्टिफाइड है, ये सब लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, तो उसमें आप जो है ना वो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जब लेजिस्लेटिव वैक्यूम हो, जब कोई लॉ नहीं है तो जुडिशियल एक्टिविज्म हो सकता है। जुडिशियल एंथुसियाज्म हो सकता है कि भाई लोग उनके पास मांगने आ रहे हैं कि पीआईएल लेके आ गए, पीआईएल आ गई, तो दे विल हैव टू एक्ट। या फिर जो है वो खुद से उनको लगता है कि कुछ जो है वो गलत हुआ है, तो दे कैन गो फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म। सो दिस इज द जस्टिफिकेशन कि कहाँ 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 पे हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो वी विल सी कि जुडिशियल एक्टिविज्म के इश्यूज क्या होते हैं, कि कब जो है वो हम लोग को नहीं यूज करना होता है। तो मैंने जैसे इसमें एक्रोनियम भी बनाया हुआ था मेडलिप। तो एम से था कि मैनेजमेंट फियर्स की, उससे जो है वो ये इशू आ सकता है कि ज्यादा वर्कलोड आ जाएगा जुडिशरी के ऊपर। ई से मैंने बनाया हुआ है कि जो इशू होगा कि एपिस्मेटिक फियर हो जाएगा। डी से जो है वो डेमोक्रेटिक फियर की भाई जुडिशियल टायरनी आ सकती है। तो ऐसे करके मैंने अपने नोट्स में ये वो बनाए हुए थे, एक्रोनियम बनाया हुआ है कि कैसे क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं फ्रॉम जुडिशियल एक्टिविज्म। एंड देन उसके बाद जो मैंने लास्ट में ऐड वो भी किया हुआ है कि लास्ट में कंक्लूजन के लिए भी जो है वो लक्ष्मीकांत में काफी अच्छा दिया हुआ है कि 2007 का कोई जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो जुडिशियल एडवेंचर नहीं बनना चाहिए, रादर इट शुड बी जुडिशियल रेस्ट्रेंट। तो इस टाइप के जो कंक्लूजन होते हैं दे विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एज, हाफ मार्क्स का एज दे देंगे। तो ये इस तरीके से आपको जो है ना वो लक्ष्मीकांत कवर करनी है कि आपका प्रीलिम्स के लिए तो होगी होगी वो, बट मेंस में भी इट विल गिव यू एन एज ऑफ हाफ मार्क्स 1 मार्क। तो दिस इज मोर फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. इसका जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव है वो तो हम करते ही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी and other things, independence, the provisions that provide for independence of the judges and judiciary in general. इसमें सर Judicial ये भी है ना, mandate. जैसे मैंने एग्जांपल्स भी ऐड किए हुए हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो एक केस में ऐसे दिखाया था, सीजीआई एनवी रमन्ना ने जो है वो एक केस में ये बोला था। तो जो ये जो केसेस होते हैं ना, तो ये प्रीलिम्स में भी आपको हेल्प करते हैं, लाइक Yeah. प्रीलिम्स में ये कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जुडिशरी हैज नेवर टेकन दिस स्टेप, बट अगर आपको एग्जाम्पल पता है कि अच्छा ये तो मैंने मेंस के नोट्स में देखा था कि अच्छा मैं ये एक बार ऐसा हुआ है, तो यू विल बी एबल टू एलिमिनेट दैट ऑप्शन। फिर जो है आप आंसर पे जल्दी आ पाओगे या सही आंसर पे आ पाओगे। तो Yeah. वो So it is एग्जांपल important. जो आप लाओगे दैट विल आल्सो हेल्प यू इन प्रीलिम्स। Yes. So बस ये एग्जांपल बैक ऑफ द माइंड रखना है, कम से कम ऑप्शन एलिमिनेट करने में हमको वहां पर मदद हो जाएगी प्रीलिम्स में, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज एडिंग वैल्यू इन योर मेंस. ओके, यस, आगे. कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में जो है वो बोला हुआ है। उसके बाद फिर जो है वो अलग से मैंने यहीं पे कंक्लूजन एक और ऐड किया हुआ है कि जो जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट ने बोला हुआ है कि तीनों बॉडी को जो है वो एक साथ रहना चाहिए। सो ऐसे आप वो तो चलो विद टाइम यू कैन ऐड ऑन, अलग लोगों के अलग होंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज लक्ष्मीकांत फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपको प्रीलिम्स में तो हेल्प करेगी बट मेंस में भी आपको हेल्प करने वाली है। Okay, and interestingly, I can see how you have made that logical linkage between parliamentary
form of government and importance of judiciary in such a form of government. तो इस लाइंस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं. फाइन, हाँ एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारी हो रही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, टोटली मेक सेंस. आगे बढ़ते हैं. यस सर. तो ये एक अनदर चीज है सर, जब बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग बहुत पढ़ते हैं उसमें प्रीलिम्स के लिए कि कब क्या लॉ हुए थे. अभी जैसे आप 2023 का ही पेपर उठाओगे GS2 का, तो उसमें देख सकते हो आपकी हर एक क्वेश्चन के बाद जो है ना यूपीएससी ने बोला हुआ है कि एक्सप्लेन विद केस लॉस, गिव केस लॉस, प्रोवाइड एग्जांपल्स. तो ये जो केस लॉ है ना वो आपको लक्ष्मीकांत में बहुत मिलेंगे. सो व्हेन यू आर रीडिंग फॉर प्रीलिम्स, वो आप अलग से जो है वो केस लॉस बना सकते हो कि शंकर प्रसाद केस में ये बोला गया था, देन गोलकनाथ केस आया, देन 24th अमेंडमेंट आया 1971 में, देन केशव नंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर आया था, उसके बाद मिनेवा मिल्स केस, उसके बाद जो है वो 42nd अमेंडमेंट था, देन मिनेवा मिल्स आया. तो ऐसे करके यू विल बी एबल टू नॉट ओनली रिमेंबर फॉर प्रीलिम्स बट ऑल्सो मेंस में आपके नोट्स बने होंगे ऐसे, एंड यू विल बी एबल टू प्रोवाइड कॉन्क्रीट एग्जांपल्स जो वो यूपीएससी आजकल पूछने लग गई है बहुत ज्यादा. तो जैसे मैंने इस साल GS2 के लिए आई मर्क्ड अराउंड 100 केसेस, सुप्रीम कोर्ट केसेस, और उसका मुझे हेल्प मिली थी क्योंकि मुझे जो है ना वहाँ पे केसेस सोचने का वो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि आई एम शॉर्ट ऑफ केसेस, और उसका रीजन था कि आई वॉज एबल टू आई हैड दीज नोट्स विद मी जो मैंने पहले से बना के रखे थे प्रीलिम्स के टाइम पे. तो उसका एज मुझे यहाँ मिल गया. तो ऐसे ही होता है, प्रीलिम्स के लिए तो आपको ये चीजें याद ही आएंगी बट मेंस के लिए भी हो जाएगा. एंड ऑल दिस इज फ्रॉम लक्ष्मीकांत, राइट? यस सर, लक्ष्मीकांत का ही है फुल, सो उसमें दिया हुआ है. प्रीलिम्स में बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दीज आर वेरी मच एक्सपेक्टेड. इन लाइंस पर क्वेश्चन आए हैं और आ सकते हैं. लेकिन वो मेंस में सर याद नहीं आता है. मतलब पहले पहले मेंस में जब मेरे को ये सब चीजें याद नहीं आती थी क्योंकि मैंने नोट्स बनाए नहीं थे. सेकेंड मेंस में मैंने जब नोट्स बनाए तो प्रीलिम्स में तो स्कोर बूस्ट हुआ, बट साथ ही साथ जो है वो मेंस में भी बूस्ट हुआ काफी. Yeah, so that's why integrated preparation becomes all the more important. Fine, आगे बढ़ते हैं. ये सर वही है जो मैंने बोला 42nd 1980 मिनेर्वा मिल्स वमन राव केस. तो उसमें Yeah. कैसे कैसे कंक्लूड हुआ बेसिक स्ट्रक्चर, वो है ये. Okay, so this was about integrated preparation where मेंस के लिए तो हमको फायदा हो ही रहा है, लेकिन प्रीलिम्स में भी हमारे स्कोर बूस्टिंग का स्कोप बढ़ रहा है बिकॉज योर बुक्स आर नॉट चेंजिंग, योर सोर्सेस आर नॉट चेंजिंग. वही बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत ही है, स्पेक्ट्रम ही है, या दूसरे सब्जेक्ट की जो बुक्स हैं, कन्वेंशनल बुक्स वही है, बट यू आर एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, कीवर्ड्स फ्रॉम मेन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. और उस तरह से इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन हमारा हो रहा है. Apart from that, on the phone you had emphasized on enhancing your paper solving approach, जहां पर तुमने एग्जांपल दिया था कि कुछ स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में भी होते हैं जिन्होंने काफी अच्छे से सिलेबस कंप्लीट किया हुआ होता है, रिवीजन कर रहे होते हैं, मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, काफी सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे होते हैं, स्टिल दे आर स्टक एट अ सैचुरेशन पॉइंट समवेयर अराउंड 70 to 80 मार्क्स. सो अब ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है, प्रीलिम्स जो 20 दिन आगे चली गई है, वो लोग पेपर सॉल्विंग अप्रोच को होन करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो कैन यू एलैबोरेट ऑन दैट एस्पेक्ट? यस सर. सो जैसे सर आपने बोला कि लोगों को पता होता है, लोग पढ़ते हैं पहले से ही. जैसे मेरे सेकंड प्रीलिम्स में जो है वो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गया था, बट जब मैंने सेकंड प्रीलिम्स किया आई स्कोर्ड ओनली 75 मार्क्स. तो उसमें आई हैड नॉलेज, तभी मैं इंटरव्यू तक गया था, बट आई वाज नॉट एबल टू परफॉर्म. उसके पीछे और भी वजह थी, बट एक वजह ये थी कि मैंने यूपीएससी को इतना अच्छे से एनालाइज नहीं किया था पहले अटेम्प्ट में, एंड आई हैड टू पे द प्राइस फॉर इट इन द सेकंड अटेम्प्ट. तो जिन लोगों ने अभी कोर्स कंप्लीट किया है बट स्टिल दे आर स्टक बिटवीन 60, 70, 80 मार्क्स, दिस इज अ जो अभी 21 डेज जो उनको एक्स्ट्रा मिले हैं, दिस इज अ बून फॉर देम कि कैसे दे कैन फाइंड द लैक्यूनास एंड हाउ दे कैन use PYQs, how they can revise more in a more structured manner कि उनके जो मार्क्स हैं they are able to reach near by 100 के आसपास जो है वो उनका स्कोर पहुंच पाए. तो I will help you in that. मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा. दो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे by having basic knowledge, जो आपने अगर 1-2-3 बार बुक्स पढ़ी हैं, how you can increase the chances of getting your question correct in prelims. In course I will be teaching about this in a detailed manner. तो ये क्वेश्चन देखते हैं. Consider the following statements. First,
द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर दिस एक्ट इन 1962. ये पहली स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत हो गई है. दिस इज अबाउट द एक्ट ऑफ 1960, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी बोर्ड. तो पहली स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ. Second is the act prohibits the welfare board from receiving grants from the government source. Third is the act prohibits experimentation on animals. Fourth is the act has restrictions on exhibition and training of performing animals. And the question is कि how many statements given are correctly matched. तो पहला जो मैंने बताया कि वो 1960 है, वो टाइपो है. तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि पहली स्टेटमेंट तो सही है, बिकॉज वी हैव अ एक्ट ऑफ फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स. सेकेंड अगर हम लोग देखेंगे, so the act prohibits welfare board from receiving grants apart from the government source. तो ये ऑब्वियसली आपको जो है वो अप्रीहेंशन आना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि ये गलत है, बिकॉज कोई भी चीजें जो अभी होती हैं वो अकेले सिर्फ गवर्नमेंट सोर्स से नहीं आएंगी, स्पेशली इस चीज के लिए. बिकॉज अगर हम लोग डीपीएसपी भी देखें तो डीपीएसपी में जो है वो बोलता है कि सोसाइटी शुड बी लाइक दिस, कि उसमें जो है वो वेलफेयर, सोसाइटी को वेलफेयर करना चाहिए. सोसाइटी में सिर्फ गवर्नमेंट नहीं आती है, उसमें प्राइवेट प्लेयर भी आते हैं, सिटीजन्स भी आते हैं, एनजीओज भी आते हैं. तो बहुत सी जगह से जो है वो फंड्स आ सकते हैं, ग्रांट्स आ सकते हैं. तो सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत होनी चाहिए. थर्ड अगर हम लोग देखेंगे तो द एक्ट प्रोहिबिट्स एक्सपेरिमेंटेशन ऑन एनिमल. अब एकदम से एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हर एक्सपेरिमेंट गलत है. कुछ एक्सपेरिमेंट इसलिए भी होते हैं कि उनकी हेल्थ कैसे बढ़ाई जा सके, उनको कैसे हेल्दी बनाया जा सकता है. या कुछ एक्सपेरिमेंटेशन इसलिए भी होते हैं कि हम लोग कोई वैक्सीन डेवलप करते हैं, वी फर्स्ट टेस्ट इट ऑन एनिमल देन ऑन ह्यूमंस एंड देन फिर हम लोग को जो है वो रियल लाइफ में लाना होता है. तो इसलिए कंप्लीट ब्लैंकेट बैन नहीं हो सकता किसी चीज पे. तो सेकंड एंड थर्ड इसलिए गलत हो गई. एंड फोर्थ इफ यू लुक एट इट, so act has restrictions on the exhibition and training of performing animals. तो ये सही है, बिकॉज इसमें कुछ कुछ तो रिस्ट्रिक्शन हो सकती है ना. और वैसे भी हम लोग को पता है कि जो सर्कस है वो आजकल वैसे भी ओपनली अलाउड होता नहीं है, कि आपने जो है वो शेर को बना के बैठा दिया एक कुर्सी पे, वो सब चीजें अब बंद हो चुकी हैं. तो इफ जस्ट बाय यूजिंग कॉमन सेंस अ बिट ऑफ नॉलेज यू कैन सी कि ओनली स्टेटमेंट वन एंड फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, एंड इसलिए आंसर विल बी ओनली 2. तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे दिखाया कि आपको नॉलेज अगर आप अलोन उसमें लगाओगे ना जाके, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि इतना हर एक स्टेटमेंट आपको पता हो, दैट इज नॉट पॉसिबल. बट बाय यूजिंग नॉलेज प्लस लॉजिक यू विल बी एबल टू इंश्योर कि आप आंसर तक पहुंच पाओ. एंड कोर्स में मैं इसी को और एडवांस लेवल पे बताने वाला हूँ. वी विल बी सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लॉट ऑफ क्वेश्चन, एंड उससे जो है वो हम लोग इस हैबिट को, इस प्रैक्टिस को जो है वो और ज्यादा डेवलप कर पाएंगे. तो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. Yeah, otherwise, as you said, Divyang, such questions are very difficult to answer, given the fact that we have limited knowledge. We can't have knowledge on each and everything that UPSC might throw at us, right? Definitely. So using common sense and logic becomes all the more important, especially given the present trend of the questions that UPSC has been asking. Okay, let's have a look at one more question, Divyang. एक और क्वेश्चन हम, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. सो दिस इज अबाउट मिलेट्स. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट है, millets score over rice and wheat in terms of amino acid profile. Second is millets are vulnerable and water intensive crops. Third is making dough and rolling roti with millet flour is more difficult than with wheat. तो पहली स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें, इट टॉक्स अबाउट अमीनो एसिड प्रोफाइल. सो इतना जिसने बायोलॉजी 10 तक भी पढ़ी उसको पता होगा कि अमीनो एसिड प्रोफाइल, अमीनो एसिड्स आर गुड फॉर बॉडी. एंड अभी गवर्नमेंट जो है वो अभी मिलेट्स को प्रमोट कर रही है. सो if there is a question on millets from a government body like UPSC, constitutional body like UPSC, वो गवर्नमेंट स्कीम्स के अगेंस्ट में नहीं बोलेगा कभी भी. तो इसलिए जो है वो आप इस लॉजिक से सोच सकते हो कि मिलेट्स जो है वो अमीनो एसिड इज गुड फॉर बॉडी, एंड ऑल्सो दैट इज वाई अगर कोई स्टेटमेंट मिलेट्स के लिए लिखी हुई है तो वो सपोर्टिंग में होगी, एंड दैट इज वाई स्टेटमेंट 1 विल बी करेक्ट. सेकेंड अगर हम लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है मिलेट्स आर वल्नरेबल एंड वाटर इंटेंसिव. ये तो ऑब्वियसली सबको पता है कि गलत स्टेटमेंट है. मिलेट्स वाटर इंटेंसिव नहीं होती है. दे आर गुड फॉर द एनवायरनमेंट एंड दे यूज वेरी लेस वाटर. ड्रॉट बोलते हैं, ड्रॉट क्रॉप्स बोलते हैं उनको. तो सेकंड आप हटा सकते हो. थर्ड इसकी रोटी बनाना जो है वो टफ होती है विद व्हीट. ऑब्वियसली घर में आपने देखा होगा मम्मी को रोटी बनाते हुए, या खुद भी अगर कभी बनाई हो, यू विल नो कि मिलेट से रोटी बनाना इज टफ. तो इसलिए जो है वो आपके ऑब्जर्वेशन से, आपके कॉमन सेंस से, एंड द वे एंड बाय अंडरस्टैंडिंग कि यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड वो पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात करेगी विद रिस्पेक्ट टू एनी गवर्नमेंट स्कीम,
you will be able to arrive at an answer which is again B, only 2, and the correct statements are first and third. So this is how we will be solving questions in this course. Test series में जो questions होंगे, we will be solving this by using such logics. Okay. What I also observe here, Divyank, you have emphasized on risk taking appetite. यहाँ पर logic तो use कर ही रहे हैं, pre-existing knowledge use कर ही रहे हैं. Plus we are answering the question using our observation. घर में किस तरीके से खाना पकता है या रोटी बनती है, that's our observation, daily observation होता है. उसके अलावा millets के बारे में हम पढ़ते हैं कि those are healthy. So statement 1 अगर बोल रहा है कि इसका अमाइनो एसिड प्रोफाइल अच्छा होता है, तो इट्स लाइकली टू बी करेक्ट. पता नहीं है, बट हम रिस्क ले रहे हैं बेस्ड ऑन आवर प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड ऑब्जर्वेशन. So I think we'll be doing a lot of risk taking appetite practice as part of your live sessions. Fine. Okay. So all in all, as I understand from what you have said, Divyank, you have said one important thing, that this year competition will increase because the interview candidates will get a lot more time this year for prelims 2024 compared to what they used to get earlier. Like कई बार एक हफ्ते से कम भी टाइम होता था इंटरव्यू और प्रीलिम्स के बीच में. इंटरव्यू रिजल्ट इसी बार हुआ था एक्चुअली. हम लोग का मैंने भी दिया था, तो 3 दिन के बाद जो है वो एक्चुअल में था. एंड मेनी ऑफ फ्रेंड, जो काफी ऐसे दोस्त थे जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला था, जो सेलेक्टेड थे, बट आई डोंट थिंक कि वो सेम केस होगा, बिकॉज सभी जो है वो देंगे ऑलमोस्ट, जो आईएएस नहीं बनेंगे. एग्जैक्टली. सो वहां उस बात की वजह से कंपटीशन बढ़ेगा. जैसे तुमने बताया 3 दिन या 4 दिन का गैप मिला था, और जो सेलेक्टेड लोग हैं वो भी फेल हो गए थे प्रीलिम्स में, बट दे हैव लाइक रफली 2 months और मोर फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ऑल्सो यू हैव एम्फसाइज्ड ऑन द फैक्ट कि प्रीलिम्स पोस्टपोन्ड होना नहीं होना तो चलो यूपीएससी का डिसीजन होगा, बट स्टिकिंग टू व्हाट द डेट स्टैंड्स टुडे, 20 दिन कम हो गए मेंस के लिए, उसलिए इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन पर तुमने एम्फसाइज किया है. एंड बोथ द थिंग्स, बी इट पेपर सॉल्विंग अप्रोच और doing integrated preparation for prelims and mains, you will be emphasizing, and you will be mentoring students through the live Zoom session that you'll be having as part of the Dominate Prelims final batch. Guys, the form for this particular batch has been given in the description box below. You can also directly join Dominate Prelims final batch by the link given in the description box below. Also, guys, you can join the Telegram group where you can also interact with me for your prelims related queries, and from there also you can join Dominate Prelims final batch. If you have any other queries with respect to prelims exam, please feel free to reach out in the Telegram group. So Divyank, thanks for joining in, and let's see to have more meaningful and more nuanced interactions with the students as part of the live sessions. यहाँ पर वीडियो में लिमिटेड टाइम होता है, so broad level पर ही हम बात कर सकते हैं. Thanks for joining in, Divyank.